हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके एंड जेएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें कि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को सुनेंगे और साथ में बोलने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि आप लोग को भी ये वीडियो है ना, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो आपको याद होता चले और क्या सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जो कि आपको ये भोपाल आरआरबी में पूछा गया था, तो 1992 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है आपको इसमें क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जो दोस्तों जंतु आते हैं वो कौन आते हैं, तो जोंक और केचुआ। कौन आते हैं? जोंक और केचुआ आते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा में आपको जैसे तिलचट्टा हो गया, मच्छर हुआ, खटमल हुआ, मक्खी हुआ, ये सब किस में, तो जितने भी कीट है दोस्तों वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको ये बात भी याद रखने होंगे कि जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा, तो सबसे बड़ा संघ जो है वह कौन सा है, तो वह आपको है कौन सा, तो ऑर्थ्रोपोडा। कौन हो जाएगा, तो ऑर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत में मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो जैसे घोंगा हुआ, सीप हुआ, ये सब जो है आपको किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो मोलस्का जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा है। तो इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं मुख्यतः, तो आप याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे तारा मछली हुआ, ब्रिटल स्टार हुआ, ये सब जो जंतु है ये किसके अंतर्गत आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया प्रारंभ होता है वो मुख से होता है, और आपको पता होना चाहिए कि पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो आप याद रखिएगा क्षुद्रांत्र में होती है। कहाँ होती है, क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र को हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। तो शिरा शिरा दोस्तों ये अशुद्ध रक्त को प्रवाहित, शिरा में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, जबकि आपको याद रखना होगा कि धमनी में कौन सा रक्त, तो धमनी में शुद्ध रक्त। कौन सा, शुद्ध रक्त। वहीं पर अगर आप बात करोगे तो फुफ्फुस शिरा जो होते हैं, एक क्या होते हैं दोस्तों, फुफ्फुस शिरा। कौन सा, तो जो फुफ्फुस शिरा होते हैं, तो ये जो फुफ्फुस शिरा होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है आपको शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किस रक्त का प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह फुफ्फुस शिरा के अंतर्गत होता है। और उसके बाद जो है एक होता है फुफ्फुस धमनी। कौन सा दोस्तों, फुफ्फुस जो धमनी होते हैं, जो फुफ्फुस धमनी होते हैं, इसमें जो है आपको अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त, तो अशुद्ध रक्त का इसमें प्रवाह होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी याद रखिएगा। गाय भैंस पानी में। कौन सा, गाय भैंस पानी में, इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, पानी में। तो भैंस
BC से याद रख लेना है। तो कौन से, तो बी और सी जो विटामिन है दोस्तों वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन है कि सोडियम, किसका, सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा, तो सोडियम। तो आप इसको याद रखेंगे। तो क्या करता है सोडियम, रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक करता है और जल को संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये 1992 में जो पूछे गए हैं चेन्नई बोर्ड में, कि पोटेशियम का क्या कार्य होता है। तो पोटेशियम का क्या कार्य होता है, तो यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज बिना जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होगी तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, तो लैक्टिक अम्ल का हमारे मांसपेशियों में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथेन है ना, इथाइल अल्कोहल बना लेता है, क्या बना लेता है ना, क्या बना लेता है, तो इथाइल अल्कोहल बना लेता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनिलिडा में उत्सर्जन, उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया नामक इसमें जो है उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया एनिलिडा करते हैं। उसके बाद दोस्तों मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होते हैं, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, तो जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि होती है वह दोनों किस प्रकार की होती है, तो आप याद रखिएगा किसको कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि जो कहा जाता है, तो अग्नाशय को किसको कहा जाता है, अग्न्याशय को। तो अग्न्याशय का रंग कैसा होता है, तो ये पीला रंग का होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि से ही जो है हार्मोन स्रावित होता है और जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहता है, तो प्रत्यानयन बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर हम लोग को स्प्रिंग है उसको अगर सामान्य लंबाई में मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे स्प्रिंग को मोड़ दिए और फिर जब वह अपनी सामान्य लंबाई में आएगा तो उस पर जो लगे बल होते हैं तो उसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिए। अगला है जम्मू 1992 में जो है जम्मू आरआरबी बोर्ड द्वारा जब 1992 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या सभी क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो सब पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है, तो कंपोस्ट होता है। कौन होता है, कंपोस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है वह किस प्रकार के चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। तो गुब्बारे को उड़ाने के लिए जो काम में लाई जाने वाली जो गैस है वह हीलियम गैस होता है। कौन सा, तो गुब्बारे में किस प्रकार का गैस भरा होता है, तो दोस्तों तो हीलियम गैस भरा होता है। कौन सा, हीलियम गैस भरा होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो कीटनाशी के रूप में जो है डीडीटी का प्रयोग जो है
है ना, डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो इथेनॉल, इसको हम लोग पेय पदार्थ भी कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, तो वह मुख्य रूप से क्या होता है, वह इथेनॉल होता है। क्या होता है, इथेनॉल होता है। और इससे जो मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। कौन सा, यकृत। तो आप लोग बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो उसमें हाइड्रोजन क्या होता है। सभी अम्ल में जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, तो इस सब में मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। आग लगने आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो सूती वस्त्र से। किस वस्त्र से, तो सूती वस्त्र से होती है, तो सूती वस्त्र से होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है, तो लोहा, जो आयरन होते हैं, आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा एनीमिया रोग होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। और हरी सब्जी में जो भी है, पालक हुआ, है ना, तो हरी सब्जियां जितनी भी है उसमें क्या चीज़ की मात्रा होती है, तो लोहा की मात्रा होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। आप इसको याद रखेंगे। और मिथेनॉल का क्या होता है, हाँ, मिथेनॉल का क्या होता है, CH3OH जो है ये मिथेनॉल का होता है। आप इसको ध्यान रखें। कर तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज। मान लीजिए कोई दौड़ रहे हैं और वह थकावट अपने आप में महसूस करते हैं, तो उसको तुरंत कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज का, है ना, सेवन कराया जाता है, जिससे कि वह तुरंत जो स्टार्च मिल पाता है और वह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत जो है, इसका सूत्र होता है O3 दोस्तों। क्या होता है, O3 होता है। और यह जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणों को रोकता है। और ये परावैंगनिक किरणें क्या होती है, यह सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है। और यह किरणें जब मनुष्य के त्वचा पर पड़ेंगे, किस पर, तो मनुष्य के त्वचा पर जब पड़ेंगे, तो इससे जो है त्वचा कैंसर होने का संभावना है। त्वचा कैंसर हो सकता है। इसलिए एक प्रकार का ये हानिकारक है ना, एक प्रकार की हानिकारक किरणें हैं ये। कैसा किरणें हैं, तो हानिकारक किरणें हैं। कौन सा, हानिकारक किरणें हैं परावैंगनिक किरणें। आई बात समझ में। उसके बाद है कि आंत ज्वर, जिसको हम लोग टाइफाइड कहते हैं, के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा, क्लोरोमाइसिटिन नामक जो औषधि है, इसका उपयोग आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए किया जाता है। उसके बाद है कि गैस की लो सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे जो गर्म हिस्से होते हैं गैस के लो के, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनियस क्षेत्र, जिसको हम लोग ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं उसको, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। कर सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, जो सोने का शुद्ध रूप होता है वो दोस्तों कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और 24 कैरेट का जो है हम कह सकते हैं, 24 कैरेट सोने का जो है, जो ज्वेलरी होते हैं वह नहीं बनाए जा सकते। ज्वेलरी जो होते हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं। और ज्वेलरी सब जो बनाया जाता है वह कितने कैरेट का, 22 कैरेट सोना का ही बनता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सोना को जो साफ किया जाता है किसके द्वारा, तो एक्वारेजिया के द्वारा। किसके द्वारा,
एक्वा रेजिया के द्वारा जो है उसको साफ किया जाता है। और एक्वारेजिया जो है एक प्रकार का क्या है, ये शक्ति अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, ये शक्ति अम्ल होता है। और यह जो है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो HCl होता है और HNO3 होता है, HNO3 होता है, जिसमें 3 भाग HCl और 1 भाग क्या होता है, तो HNO3 होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिनेवार, सिनेवार किसका अयस्क है दोस्तों, तो पारा का है। उसी तरीके से आपको याद रखिएगा कि बॉक्साइट किसका है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। बॉक्साइट किसका हो जाएगा, बॉक्साइट किसका हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। उसी प्रकार आप याद रखिएगा कि जिंक ब्लेंड किसका हो जाएगा, जिंक ब्लेंड आपको जिंक का हो जाएगा। याद रहेगा, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो लाल अस्थि मज्जा में आपको पता होना चाहिए आरबीसी का निर्माण होता है। किसका, आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन होता है। कैसा, आरबीसी में क्या मुख्य पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका, ऑक्सीजन और गैसों का परिवहन करना इसका मुख्य काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है। अरे बीसीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो बेसिलस केल है ना, कैलमेटे ग्यूरिन। तो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बेसिलस कैलमेटो ग्यूरिन होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, तो कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक जो रोग होती है वो किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है। उसके बाद है दमा, यानी कि दमा नामक रोग जो है किससे होता है, तो कवक द्वारा। दमा नामक रोग भी किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, तो फाइलेरिया नामक रोग जो है कृमि के कारण होता है, वर्म के कारण होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो वेग को अगर आप दोगुना करोगे तो फॉर्मूला तो ही होता है, तो वेग को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे तो हाफ एम दोगुना भी का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर सूत्र कनिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो सूत्र कनिका को अन्य नाम से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो बट वृक्ष जो है पादपों के किस वर्ग में आता है, तो यह आवृत बीजी में होता है। किस में होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, यानी कि जो स्पर्म में होता है। कर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाल है ना, ज्वालता क्या है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वालता क्या है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे पेड़ों से भरा हुआ वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल की बिखेरते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेंसिलिन किसने बनाया, किससे बनाया जाता है, कवक से। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं, तो शैवाल और कवक। जो लाइकेन होते हैं शैवाल और कवक 2 जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन करते हैं। उसके बाद है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि और माध्यम बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किसे किससे प्राप्त होता है, तो एगार जो है शैवाल से प्राप्त होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार जो है किससे बना होता है, किससे प्राप्त होता है, शैवाल से। किससे, शैवाल से।
कर लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पुरावर्ती से पक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो उसको हम लोग ग्लूको है ना वजनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? है ना ग्लूकोन वजनन कहते हैं या ग्लू आप इसको ध्यान रखिए। क्या कहेंगे उसको? ग्लूकोन वजनन बोलेंगे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो किसमें? तो न्यूक्लिक अम्ल में। किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में। अगर भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेलविन को मिला था। यानी किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह मेलविन कैल्विन को मिला था। अरे किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड से। आप कह रहे किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध क्षम पैदा होती है? तो किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसिकानु या लिम्फोसाइट की मदद से। अगर मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों 120 दिनों का पहले ही बता चुके हैं। अब क्वेश्चन है कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है? तो सीरा जो है वह रक्त को ऑक्सीकरण के लिए किसके द्वारा ले जाती है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता था? अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित होता है जिसमें पाया जाता है। तो जिसमें परितारिका किस पर निर्भर करता है? ये परितारिका या आयरस में पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष है ना, नेत्र श्लेष्मला यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं है ना कंजनक टीवा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कंजनक टीवा कहते हैं। यानी कि नेत्र श्लेष है ना, नेत्र श्लेष्मला। ठीक है, नेत्र श्लेष्मला, नेत्र श्लेष्मला। उसके बाद जो है ऐसी को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण। किसके कारण? तो जब बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो वो डिम्ब वाहिनी नली में या फिलोपियन ट्यूब में होता है। अरे कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य में वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का। किसका? रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन होते हैं? तो असत्य फल जो है आपको नारियल, कटहल और सेब, ये किस प्रकार का फल है? तो असत्य फल इस प्रकार का फल है। तो असत्य फल आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। किसको गिनकर? वलयों को गिनकर। इस तरह से वलय होता है, इसको गिनकर जो है वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप का उगना। बिना मिट्टी के पादप उगना जो है ये क्या करता है? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स पोनिक्स कहा गया। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।
उसके बाद है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिता के गुणसूत्रों से। किससे? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है, तो उसमें विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। अगर किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, तो अगर किसी सदिश राशि का परिणाम की बात करें तो वह कभी भी क्या नहीं हो सकता, तो वह दोस्तों आपको ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। और कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो कपास और रेशा जो है किससे प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है, क्योंकि बीजाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। अगर किस मछली में सल्क नहीं होता है, तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। करें कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, क्या कारण है, तो ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, तो याद रखिएगा वाता है ना, वातावशय होते हैं उसमें, स्विम ब्लाडर होते हैं के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत दिया था, तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है, किससे मिलता है, तो लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो सिंकोना वृक्ष से। किससे? सिंकोना वृक्ष से। अगर अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है, तो सूखे लेटेक्स से। किससे? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह वाणिज्यिक कॉमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है, तो बतूल से, यानी कि ओक के छाल से। किससे? ओक के छाल से। कह रहा है कि पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चेंगथंगी। कौन सा? चेंगथंगी। कर मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, तो मवेशियों में जो बांझपन होता है वो बैंग रोग के कारण। किसके कारण? बैंग रोग के कारण होता है। कह रहा है कि अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो है ना, सूत्रण रोग, यानी कि जिसको हम लोग सिरोसिस कहते हैं। किसके कारण? सिरोसिस के कारण मरते हैं। कह रहा है कि राइबोसोम किसका कार्य करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर मरुस्थल में उगने वाला पौधे क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, मरुद्भिद। कौन सा कहते हैं? मरुद्भिद, या इसको हम लोग सेरोफाइट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, तो जो भोपाल त्रासदी हुआ था 1984 में, तो वह कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड थे। अरे भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी है, तो भैंस की जो मुख्य नस्लें होती है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी और जाफराबादी और क्या है, महसाना। ये सभी क्या है, भैंस के मुख्य नस्ल है। आप इसको याद रखिएगा। अगर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो वह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास, है ना, कहाँ पर? मखदूम में है। कहाँ पर है? मखदूम में। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बीकानेर और राजस्थान में है। पर दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वृक्षों के छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। अगला क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में
क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वह मिट्टी का, किसका, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम है ना, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, कहती है कार्ल लिनियस की है। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, कार्ल लिनियस की है। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया इसका मेन कारण हो जाएगा। अगला है कि विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। और जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, अगर जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो विषाणु कारण से, किसके कारण से, विषाणु कारण से। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से, किससे, लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है, तो हमें इससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।